आज जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, और इट इज़ अबाउट डेटा लेवल पैरेललिज्म इन वेक्टर, SIMD एंड GPU आर्किटेक्चर्स। ठीक है जी। और हमने अब तक जो है वो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को स्टडी किया है, तो अब जो है हम डेटा लेवल पैरेललिज्म की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं जी डेटा लेवल पैरेललिज्म कैसे अचीव की जाती है और ये वेक्टर, SIMD और GPU आर्किटेक्चर्स के हैं। तो आप लोगों ने चैप्टर 1 में फ्लाइंस टेक्सोनॉमी देखी होगी, जिसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डेटा, इस तरह की 4 और कम्बिनेशंस थे हमने देखे थे चैप्टर 1 में, जिनको हमने फ्लाइंस टेक्सोनॉमी कहा था। तो इसमें से जो सिंगल इनपुट सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा आर्किटेक्चर्स हैं, कैन एक्सप्लॉइट सिग्निफिकेंट डेटा लेवल पैरेललिज्म। ठीक है, ये आपके जो डेटा लेवल पैरेललिज्म है इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर मैट्रिक्स ओरिएंटेड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। बेसिकली जो लीनियर अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें मैट्रिसेस हैं, ये आपके और बहुत जगहों पे यूज़ होते हैं, स्पेशली साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। तो मैट्रिक्स ओरिएंटेड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए जब बेसिकली आप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप डेटा लेवल पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मीडिया ओरिएंटेड, साउंड प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, ये जितनी भी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप डेटा लेवल पैरेललिज्म को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके लिए आप ये सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा टाइप के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनको आप यूज़ कर रहे हैं। अगेन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो दरमियान में तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछें ज़रूर। ठीक है जी। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा माइक्रो प्रोसेसर्स आर मोर एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट देन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, कोई आप में से मुझे बताएगा इसकी रीज़न क्या हो सकती है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा से ये कैसे एनर्जी एफिशिएंट है। ओके जी। अगर आप लोगों को याद हो कि अगर सिंगल इंस्ट्रक्शन है और आप मल्टीपल डेटा जो है उसको उस पर ऑपरेट कर रहे हैं, और जहाँ यहाँ पे जो हो रहा है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर रहे हैं और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने डेटा पे ऑपरेट कर रही है। तो जब ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगी, ज़्यादा फंक्शनल यूनिट्स होंगे, तो आपकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है जी। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट दैन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है जी। ओनली नीड्स टू फेच वन इंस्ट्रक्शन पर डेटा ऑपरेशन। ठीक है जी। और जो मेक्स SIMD अट्रैक्टिव फॉर पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस, ये इस वजह से कि एनर्जी एफिशिएंट है SIMD, ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। SIMD allows programmer to continue to think sequentially। इसके बारे में भी आप थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। तो जो SIMD है, प्रोग्रामर जो है वो स्टिल अपने कोड को सीक्वेंशली, जैसे वो पहले प्रोग्रामिंग करते हैं इसी तरह वो प्रोग्राम करते हैं SIMD को। उनको स्पेशली की पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में नहीं सोचना पड़ता। ठीक है जी। ये जो MIMD माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, बेसिकली ये जो आजकल आपके मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ये वहाँ पे वो बेसिकली MIMD टाइप्स के हैं। ठीक है, ये जो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, बेसिकली ये मोबाइल डिवाइसेस में ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये जो MIMD है, बेसिकली मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर्स, ये उस तरह के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। तो जो SIMD है, बेसिकली इसके 3 वेरिएशंस हैं, 3 टाइप्स कह लें आप। उसमें से एक वेक्टर आर्किटेक्चर है, सेकंड जो है वो इनकी एक्सटेंशंस हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उसमें SIMD एक्सटेंशंस आप यूज़ करते हैं, ये बेसिकली वेक्टर एक्सटेंशंस ही हैं एक तरह से। और थर्ड टाइप जो है वो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, GPUs, जिनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे। हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे GPUs को। बेसिकली ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। ओके जी। आप लोगों के माइक्रो जो लैपटॉप डेस्कटॉप्स हैं उनमें आप लोगों ने NVIDIA के ग्राफिक्स कार्ड्स देखे होंगे, इंटेल के भी ग्राफिक्स कार्ड्स यूज़ होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, जो हमें GPUs को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वेक्टर आर्किटेक्चर्स बेसिकली क्या हैं, ये बेसिकली इनमें जो होता है ये एक्सटेंडेड पाइपलाइन एग्जीक्यूशन ऑफ मैनी डेटा ऑपरेशंस। ठीक है जी। इसमें जो आपकी जो डेटा ऑपरेशन हैं, आप ये जो पाइपलाइन आप लोगों ने पीछे बहुत डिटेल में पढ़ी है, ये बेसिकली इसमें आपकी एक्सटेंडेड पाइपलाइंस होती हैं फॉर डेटा ऑपरेशंस। इजी टू अंडरस्टैंड, आप देख लेंगे अभी। और
लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं, और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो है इनके लिए वो डी रैम बैंडविड्थ लिमिटेशंस हैं। क्योंकि अगर आप वेक्टर आर्किटेक्चर्स बेसिकली वेक्टर्स को हैंडल कर रहे हैं, यानी एक चंक्स ऑफ डेटा जो है आप उसको एट अ टाइम प्रोसेस करेंगे, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन को एक पूरा चंक ऑफ डेटा प्रोवाइड कर देंगे, पूरा वेक्टर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो अब ये जो वेक्टर है जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर आपके डेटा के, वो डेटा आपका आना एट दी एंड रैम से है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो तो एक वन बाय वन तेज़ी से वेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता जा रहा है, लेकिन वेक्टर्स ने फिल अप भी होना है एलिमेंट से, और वो एलिमेंट्स जो हैं वो रैम से आएंगे। और आप लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था कि जो मेमोरी की जो बैंडविड्थ है और सीपीयू के जो है दरमियान में गैप क्रिएट हुआ था कि इनकी बैंडविड्थ लो है जबकि सीपीयू की स्पीड जो है वो ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो इनमें आप जब बैंडविड्थ लिमिटेशंस हैं, ये आप लोगों ने चैप्टर 2 में देखा था, वो वेक्टर आर्किटेक्चर में और ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके लिए फिर हमें जो है बैंडविड्थ मेमोरी को हैंडल करने के लिए हमें मज़ीद कुछ ऑप्टिमाइजेशन जो हैं वो करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। सेकंड जो है SIMD एक्सटेंशंस हैं, मे भी आप लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर हो। अगर आप में से कोई फेमिलियर है, ये जो इंटेल के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस, स्ट्रीमिंग SIMD एक्सटेंशंस, एडवांस वेक्टर एक्सटेंशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर्स, इन टर्म से कोई फेमिलियर है तो मुझे ज़रूर शेयर करें अभी आप में से। जी, किसी को पता है ये चीज़ें क्या हैं, किसी ने देखी हो अपने माइक्रो प्रोसेसर में? तो सर यस, मेरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ ये एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। कोई जानता है इनमें से, आप में से कोई इन टर्म्स को, इन एक्सटेंशंस को? जी, कोई एक जानता हो? ओके जी, मेरे पास जो सबसे पहला कंप्यूटर था मेरे पास पेंटियम 2 1998 में, उसके अंदर ये मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस थी, ठीक है जी। ये बेसिकली वेक्टर एक्सटेंशंस हैं और ये SIMD एक्सटेंशंस कहलाती हैं। और इंटेल में ये 1996 में ये आई थी MMX, ठीक है जी। और उसके बाद ये मज़ीद एक्सटेंशंस की गई वेक्टर एक्सटेंशंस, जिसमें से ये SSE स्ट्रीमिंग SIMD एक्सटेंशंस थी, और फिर इनके वर्जन्स आए 1, 2, 3 एंड 4। जो फोर्थ एक्सटेंशन थी SSE4, इट वाज इन 2006, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो करंटली हैं वो एडवांस वेक्टर एक्सटेंशंस हैं, ये इन्होंने मज़ीद वेक्टर एक्सटेंशंस की। और इसमें से जो लेटेस्ट है AVX 512, ये 2016 में अवेलेबल हुआ था। और आजकल जो है मज़ीद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर्स हैं, जो करंटली जो 11th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, 11th जनरेशन के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आपके इंटेल के 2021 में जो आए हैं, उनके अंदर ये अवेलेबल है, ठीक है जी। तो अगर आप लोग अपने माइक्रो प्रोसेसर की डेटा शीट्स में जाएं तो वहाँ पे आपको इनमें से कोई ना कोई एक ज़रूर नज़र आएगी। ये डिपेंड करता है कि आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ठीक है। 1998 में जो मेरे पास पेंटियम 2 था, उसके अंदर ये मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस थी, ठीक है जी। तो अब डिपेंड करता है आप लोगों के पास कौन सा माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी बेस पे इनमें से कोई ना कोई इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर में इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर अवेलेबल होगा, ठीक है जी। अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर ज़्यादा पुराना नहीं है तो हो सकता है उसमें AVX 512 अवेलेबल हो, या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेलरेटर्स हैं ये अवेलेबल हो। अगर कुछ ज़्यादा थोड़ा सा पुराना हुआ तो हो सकता है ये SSE में से कोई वर्जन जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल हो, ठीक है जी। तो वैसे ये है कि आप में से मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि सर ओके हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है जी। ओके जी, थर्ड टाइप है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPUs। they shows higher performance than multi-core microprocessors, ठीक है जी। ये मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर से ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस है। इन GPUs के अंदर होता ही है, और आप लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया होगा, अगर आप लोग अपने जो आप लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं उनकी कोई हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस अगर आप ज़रा देखते रहे हो तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि एक सिस्टम प्रोसेसर है और एक सिस्टम मेमोरी है, और उसके साथ डेडिकेटेड GPUs और ग्राफिक्स मेमोरी जो होती है वो उसके साथ अटैच होती है, ठीक है जी। तो ये मिलके एक पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, और इसीलिए इनको हेट्रोजीनियस आर्किटेक्चर्स कहते हैं, ठीक है जी। इनको हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह
स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो है हम वेक्टर आर्किटेक्चर्स को आज देखते हैं। अब तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वेक्टर आर्किटेक्चर में जो बेसिक आइडिया है, बेसिकली रीड सेट्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स। ठीक है जी, एक पूरा सेट या वेक्टर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो आप रीड करेंगे, और ये जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली आपकी मेमोरी में स्कैटर होंगे। और इसीलिए जो हमने यहाँ पे बात की थी, ये जो लिमिटेशंस हैं, डी रैम बैंडविड्थ लिमिटेशंस, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वेक्टर आर्किटेक्चर्स में, क्योंकि मेमोरी स्लो है, सीपीयू जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो फास्ट हो चुके हैं, तो इनको जो फेच करना, डेटा को फेच करना जो है, और वो डेटा जो बेसिकली मेमोरी में स्कैटर हुआ हुआ है, ये काफ़ी एक चैलेंज है। ठीक है जी, तो आप बेसिक आइडिया ये है जी, आप सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स को फेच करते हैं मेमोरी से इनटू वेक्टर रजिस्टर्स। ठीक है जी, ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जो रजिस्टर फाइल आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखते रहे हैं, जिसमें जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स थे, ये उनसे डिफरेंट रजिस्टर्स हैं और ये वेक्टर रजिस्टर्स कहलाते हैं। आप सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स को मेमोरी से फेच करते हैं और वेक्टर रजिस्टर्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है जी, जब आपके वेक्टर रजिस्टर्स जो हैं उनमें अब डेटा आ जाता है, अवेलेबल होता है, तो आप उन रजिस्टर्स पे अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशंस हैं वो आप उन वेक्टर रजिस्टर्स पे ऊपर ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, और जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो अपने रिजल्ट्स को, वेक्टर रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में डिस्पर्स कर देते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन इस बेसिक आइडिया में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। रजिस्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय कंपाइलर। ये जो रजिस्टर्स हैं ये कंपाइलर इनको हैंडल करता है, और बेसिकली यूज टू हाइड मेमोरी लेटेंसी। ये जो मेमोरी लेटेंसी है ये बहुत हाई होती है वेक्टर रजिस्टर के केस में, क्योंकि आप लोगों का एक सिंपल एलिमेंट को रजिस्टर्स में कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स को इन वेक्टर रजिस्टर्स के अंदर कॉपी करना है। तो इस ये पूरे सेट ऑफ सेट्स जो पूरा सेट कॉपी होते हुए जो मेमोरी लेटेंसी है वो हाई होती है। ठीक है जी, तो जो मेमोरी बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है, इसको हमें कैशेस यूज़ करते हुए या और ऑप्टिमाइजेशंस करते हुए हमें इसको मैनेज करना होता है। तो हम जो हैं RISC-V की जो वेक्टर एक्सटेंशन है, जो आप लोगों ने चैप्टर 1 में देखी होगी, जो बहुत सारी एक्सटेंशंस थी, एक बेसिक वर्जन है, उसके साथ कोई ना कोई आप एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, जो V एक्सटेंशन है, जो वेक्टर एक्सटेंशन कहलाती है, वो हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो दिस वेक्टर इंस्ट्रक्शन सेट V एक्सटेंशन इज़ अंडर डेवलपमेंट। ओके जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो चैप्टर 4 का जो रिमेनिंग पार्ट है, इसमें ये आप लोगों को कंसीडर करना, ये याद रखना पड़ेगा कि जो RISC-V की वेक्टर एक्सटेंशन है ये स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट वर्जन है, वेक्टर एक्सटेंशन का जो फर्स्ट ड्राफ्ट वर्जन है, इंस्ट्रक्शन सेट, वेक्टर इंस्ट्रक्शन सेट का ड्राफ्ट वर्जन जो है वो कुछ दिन पहले 29 जनवरी 2021 को अवेलेबल हुआ है। उससे पहले ये बनता रहा, और अभी तक ये अंडर डेवलपमेंट है। इसका ड्राफ्ट वर्जन जो है, फर्स्ट ड्राफ्ट वर्जन, ये रिसेंटली जनवरी 2021 में अवेलेबल हुआ है। आप लोग इसे गूगल कर सकते हैं, मैं आपसे ये टीम्स पे शेयर भी कर दूंगा। ठीक है जी, और ये जो आपकी बुक है ये 2019 में पब्लिश हुई है। ठीक है जी, तो इसमें जब ये पब्लिश हुई है तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन सेट V एक्सटेंशन जो है ये स्टिल ये जो ड्यूरिंग द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आपकी ये V एक्सटेंशन जो है वो अंडर डेवलपमेंट थी, वो स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो 2021 में अवेलेबल हुआ है। ठीक है जी, तो आप अपने जो चैप्टर 4 है उसमें से कई जगहों पे आप देखेंगे जो VMIF सिमुलेटर है उसकी इंस्ट्रक्शंस यूज़ हुई हैं। ठीक है जी, चंद एक जगहों पे जो मैं आपको समझा भी दूंगा कि ओके जी ये इस तरह है, जहाँ भी थोड़ा डिफरेंट होगा मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा। ठीक है जी, तो ये आपकी बुक जो है वो 2019 में पब्लिश हुई है, जबकि ये जो इसका फर्स्ट ड्राफ्ट वर्जन है 2021 में अवेलेबल हुआ है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो V एक्सटेंशंस की इंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ पे कुछ ऑब्सोलीट इंस्ट्रक्शंस होंगी या VMIFs लाइक इंस्ट्रक्शंस यूज़ हुई होंगी, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। वैसे तो
सर वेक्टर रजिस्टर्स जो होते हैं यस, ये किधर लोकेटेड होते हैं, मतलब ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही है, जैसे रजिस्टर जो फाइल है। जी जी पूछे। मतलब जो 31 या 63 जितने भी रजिस्टर जो होते हैं ऑलरेडी होते हैं उन्हीं के अंदर में से ये कुछ होते हैं या नहीं, ये सेपरेट रजिस्टर्स हैं, ये सेपरेट सेपरेट? रजिस्टर्स हैं, ये सेपरेट ठीक। रजिस्टर्स हैं। ठीक है, ये सेपरेट रजिस्टर्स हैं। और किसी का भी क्वेश्चन है? ओके जी। अगेन ये जो RV64V वर्जन, इसका नाम आपने चैप्टर 1 में सुना था, और हमारा ये जो RISC-V वेक्टर एक्सटेंशन है, हम इसमें जो हमारा एग्जांपल आर्किटेक्चर है RISC-V वेक्टर आर्किटेक्चर, वो हमारा RV64V है। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में आप स्केलर आर्किटेक्चर पढ़ते रहे हैं जो था RV64G। ठीक है जी। तो हम जो है वो RV64V आर्किटेक्चर को एज एन एग्जांपल लेंगे और इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी। ये जो आर्किटेक्चर है बेसिकली क्रेव 1 आर्किटेक्चर से मिलता जुलता है। ये क्रेव 1 जो था, ये 1976 में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। ठीक है जी। इसकी आप स्पेसिफिकेशंस गूगल में देखें और आज का जो चाइना का और यूएसए के सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको देखें, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आजकल के जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो इनसे ज़्यादा फास्ट हैं इस सुपर कंप्यूटर से। ठीक है जी। ये 1976 का जो सुपर कंप्यूटर है, आजकल के माइक्रो प्रोसेसर उससे ज़्यादा फास्ट हैं। ठीक है जी। तो अभी आप में से मुझे किसी ने क्वेश्चन किया, सर ये वेक्टर रजिस्टर्स कहाँ पे हैं, तो ये बिल्कुल सेपरेट रजिस्टर्स हैं। उसका रिजल्ट अभी आपको आंसर मिल गया। ये जो 32 RV64V के अंदर 32 64 बिट वेक्टर रजिस्टर्स हैं। ये सेपरेट रजिस्टर्स हैं। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स और इंटीजर रजिस्टर्स से ये डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, और ये वेक्टर रजिस्टर्स हैं 32 64 बिट वेक्टर रजिस्टर्स हैं ये। ठीक है जी। Vector register file needs to provide enough ports to feed all the vector functional units. Okay, इस पॉइंट पे चले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो वेक्टर रजिस्टर फाइल है जो बेसिकली डिफरेंट है जनरल पर्पस रजिस्टर फाइल से, जो डिफरेंट है। ठीक है जी। इस रजिस्टर फाइल से आपको एक से ज़्यादा पोर्ट्स अटैच करनी पड़ती हैं जी। बेसिकली जो वेक्टर रजिस्टर फाइल है इट है ये RV64V के अंदर 16 रीड पोर्ट्स हैं, 8 राइट पोर्ट्स हैं, और ये सब की सब वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स से जो VFU मैंने लिखा है, वेक्टर फंक्शन या VFU वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स IO से कनेक्टेड होती हैं बाय पेयर ऑफ क्रॉस बार स्विचेस। ये क्रॉस बार स्विचेस जो हैं ये आप लोगों ने पढ़े होंगे किसी ज़माने में, अगर नहीं पढ़े तो इसको देख लीजिएगा। तो बेसिकली जो आपकी 16 रीड पोर्ट्स और 8 राइट पोर्ट्स हैं, ये आपकी वेक्टर फंक्शन यूनिट्स की IO पोर्ट से वाया क्रॉस बार स्विचेस कनेक्टेड है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये कि इतनी सारी पोर्ट्स क्यों चाहिए आपको वेक्टर फंक्शन यूनिट्स या वेक्टर रजिस्टर फाइल के लिए, जबकि आपके स्केलर रजिस्टर फाइल में आपकी इतनी पोर्ट्स नहीं है। आपका जो रजिस्टर वेक्टर्स हैं ये लार्ज वेक्टर्स हैं, आपको इसके अंदर साइमल्टेनियसली रीड भी करना है और राइट भी करना है। तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स जो हैं उनसे बचने के लिए आप और क्योंकि आपने बहुत सारे रीड साइमल्टेनियसली रीड्स करने हैं और राइट्स करने हैं। ठीक है जी। वेक्टर्स हैं ये आपके स्केलर रजिस्टर्स नहीं हैं। तो स्ट्रक्चरल हैजर्ड से बचने के लिए आप बहुत सारी पोर्ट्स जो हैं वो इन वेक्टर रजिस्टर फाइल से अटैच करते हैं। ठीक है जी। तो जो सेकंड कंपोनेंट है आपके इस RV64V वेक्टर एक्सटेंशन में, दे आर वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स। ये फंक्शनल यूनिट्स जो हैं बेसिक एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, बूलियन ऑपरेशंस, ये सब वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स हैं। तो वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये आपका ईच यूनिट इज़ फुली पाइपलाइन। ये आपके फंक्शनल यूनिट्स हैं फुली पाइपलाइन है। इन फुली पाइपलाइन वर्जन होने की वजह से, वेक्टर फंक्शन यूनिट्स होने की वजह से आप हर ऑपरेशन जो है वेक्टर का जो ऑपरेशन है बेसिकली आप उसे हर एवरी क्लॉक साइकिल में परफॉर्म कर सकते हैं, न्यू ऑपरेशन ऑन एवरी क्लॉक साइकिल। ठीक है जी। और इन वेक्टर फंक्शन यूनिट्स में जो भी डेटा और कंट्रोल हैजर्ड्स हैं ये आपके कंट्रोल यूनिट डिटेक्ट कर रहा है और उसको जैसे आपने चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है उस तरह वो हैंडल हो रही है। थर्ड कंपोनेंट जो है आपकी इस RV64V में, ये वेक्टर लोड स्टोर यूनिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज इसी यूनिट ने, इस वेक्टर लोड स्टोर यूनिट ने आपके चंक ऑफ डेटा और सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स को
फेच करना है आपकी स्कैटर्ड मेमोरी में से और रजिस्टर वेक्टर रजिस्टर्स के अंदर कॉपी करना है या फीड करना है उनको। ठीक है जी। तो ये जो वेक्टर लोड स्टोर यूनिट है डेडिकेटेड यूनिट है, ये आपके मेमोरी से आपके एलिमेंट्स को पिक करता है और वेक्टर रजिस्टर्स के अंदर फीड करता है। ठीक है जी। ये भी लोड स्टोर भी फुली पाइपलाइन है और 1 वर्ड पर क्लॉक साइकिल आफ्टर इनिशियल लेटेंसी। ठीक है जी। वेक्टर्स में जब आपने उनको लोड करना होता है तो इनिशियली एक लार्ज लेटेंसी होती है, उसके बाद जो है वो हर वर्ड जो है ये पाइपलाइन की वजह से आप लोग जानते हैं शुरू में पाइपलाइन में लेटेंसी आपको फेस करनी पड़ती है, उसके बाद जो है फिर हर क्लॉक साइकिल में आपका एक वर्ड जो है मेमोरी वर्ड ये आपका रजिस्टर वेक्टर रजिस्टर के अंदर आप उसे फेच करते हैं। दिस यूनिट आल्सो हैंडल स्केलर लोड एंड स्टोर। जो आपने पीछे पढ़े हुए हैं यही लोड एंड स्टोर यूनिट जो है ये आपका स्केलर लोड एंड स्टोर को भी हैंडल करता है। ठीक है जी। और ये वही स्केलर रजिस्टर्स हैं इस RV64V में जो आप पहले पढ़ चुके हैं, 31 जनरल पर्पस रजिस्टर्स और 32 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स। इसके अलावा कुछ और रजिस्टर्स भी यूज़ हो रहे हैं जिनको प्रेडिकेट रजिस्टर्स बोलते हैं। ये आप नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूजेज देखेंगे। ये बेसिकली यूज़ होते हैं जब आपकी लूप्स में इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। तो ये जो प्रेडिकेट रजिस्टर्स हैं ये आप तब यूज़ करते हैं जब आपकी लूप्स के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। बेसिकली ये जो आपको जंप्स इंस्ट्रक्शंस हैं वहाँ पे जहाँ पे प्रेडिक्शन करनी पड़ती है उनको हैंडल करने के लिए आप प्रेडिकेट रजिस्टर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और इंशाल्लाह इनका यूजेज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो RV64V के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है जी। तो डायग्राम में अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ योर मेन मेमोरी, ये वेक्टर लोड स्टोरेज यूनिट है, ये वेक्टर रजिस्टर्स हैं और ये स्केलर रजिस्टर्स हैं। ठीक है जी। आप लोग गौर कर सकते हैं ये जो वेक्टर रजिस्टर्स हैं इनसे बहुत सारी पोर्ट्स कनेक्टेड हैं और स्केलर रजिस्टर्स में कम कनेक्टेड हैं। और ये आपके फंक्शनल वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर्स एंड लॉजिकल। ठीक है। और ये एक से ज़्यादा हैं, यानी ये फुली पाइपलाइन है। ये वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स हैं, VFU जो मैंने यहाँ पे बात की थी, वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स, ये फुली पाइपलाइन है। ठीक है जी। और यहाँ से वापस ये वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स में रजिस्टर्स जो रिजल्ट्स हैं वो वापस आपके रजिस्टर वेक्टर रजिस्टर से भी कनेक्टेड हैं। ठीक है जी। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। अब ये जो वेक्टर रजिस्टर फाइल है ये आपके स्केलर रजिस्टर फाइल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इन फंक्शनैलिटी। ठीक है जी। अभी हमने बात की थी यहाँ पे कि बेसिकली 32 64 बिट वेक्टर रजिस्टर्स हैं आपके RV64V में। तो इसका मतलब ये है कि आप 32 64 बिट एलिमेंट्स इनमें कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आप इसी वेक्टर रजिस्टर फाइल में आप 128 एलिमेंट्स 16 बिट के भी कॉपी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो 62 बिट के हों, वो शॉर्ट डेटा टाइप्स की भी हो सकते हैं और वो फ्लोट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं, सिंगल प्रिसीजन के हो सकते हैं, डबल प्रिसीजन के हो सकते हैं, हाफ प्रिसीजन के भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स आप लोगों ने सी लैंग्वेज में पढ़ी हुई है, जावा में पढ़ी हुई है, पाइथन में पढ़ी हुई है, तो ज़रूरी नहीं है। तो यही जो रजिस्टर फाइल है ये आप इसको एज अ 128/16 भी यूज़ कर सकते हैं, 256x8 भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब के सब इक्वली वैलिड हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि 8 बिट एलिमेंट्स हैं और 256 वेक्टर रजिस्टर्स हैं। तो ये तीनों जो हैं ये व्यूज़ जो हैं वो इक्वली वैलिड हैं। ठीक है जी। तो ये जो रजिस्टर्स हैं आप ये आपके जो है वो इनका जो साइज़ है वो मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है। तो इसको हम फिर कहते हैं इट इज़ डायनामिक रजिस्टर टाइपिंग। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके जो रजिस्टर फाइल है ये नैरो डेटा टाइप्स जो बेसिकली शॉर्ट डेटा टाइप है सी में जो 8 बिट्स की होती हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई है 8 बिट्स की होती हैं, 16 बिट्स की होती हैं। जो करैक्टर 4 डेटा टाइप है जो ऐसी करैक्टर्स से आई हुई है जो सी में आपने पढ़ी हुई है, CHAR करैक्टर डेटा टाइप,
वो 16 बिट्स की होती है। तो आप लोगों ने सारी डेटा टाइप्स पढ़ी हुई हैं सी में, जावा में, पाइथन में। तो ये जो नैरो डेटा टाइप्स हैं 8 बिट्स की, ये आपकी 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 सपोर्टेड है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको डायनामिक रजिस्टर टाइपिंग कह रहे हैं। और इसमें एक और फीचर ये है कि आप जो अनयूज्ड वेक्टर रजिस्टर्स हैं आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी एनर्जी जो है वो भी सेफ हो जाएगी, ठीक है जी। और इसी डायनामिक रजिस्टर टाइपिंग में बेसिकली डेटा टाइप और साइज आपके जो है आपको एसोसिएट करना पड़ता है। ये बेसिकली कंपाइलर लेवल पे होता है, आपको एसोसिएट करना पड़ता है फॉर ईच वेक्टर रजिस्टर। इनकी टाइप और साइज आप हर वेक्टर रजिस्टर से एसोसिएट करते हैं, ठीक है। कि आपने 128 बिट 16 बिट के यूज़ करने हैं या 62 यूज़ करने हैं, ये आपको आप एसोसिएट करते हैं आप, ठीक है जी। तो ये जो रजिस्टर्स अभी हमने देखे हैं यहाँ पे, प्रेडिकेट रजिस्टर्स, स्केलर रजिस्टर्स और ये वेक्टर रजिस्टर्स, इसके अलावा कुछ कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स हैं आपके RV64V में, जिसमें से ये वेक्टर लेंथ, VL मैक्स, MVL और V टाइप, VC टाइप, ये कुछ रजिस्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर, CSR रजिस्टर्स कहते हैं, CSR कहते हैं, कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। इसके अलावा भी कुछ रजिस्टर्स हैं जो कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ क्रॉस किए हुए हैं। आपकी बुक में ये MVL यूज़ हुआ है और ये VC टाइप यूज़ हुआ है। ये जो 2021 में मैनुअल अवेलेबल है, जो आप ड्राफ्ट वर्जन अवेलेबल है, उसमें ये ख़त्म हो गए। ये MVL की बजाय ये VL मैक्स रजिस्टर यूज़ होता है। और ये VC टाइप जो बेसिकली टाइप जो है जो आपकी टाइप्स हैं यहाँ पे, डेटा टाइप्स और साइज, इनको स्पेसिफाई करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। जो VC टाइप आपकी बुक में यूज़ हुआ है, जबकि ये आप ख़त्म करके इसको V टाइप के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। जो आपका लेटेस्ट ड्राफ्ट वर्जन है, फर्स्ट वर्जन है ड्राफ्ट वर्जन, उसमें ये V टाइप यूज़ हुआ है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इसे कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपसे ये जो फर्स्ट ड्राफ्ट वर्जन है वो आपसे मैं टीम्स में शेयर कर दूंगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो VL वेक्टर लेंथ और मैक्सिमम वेक्टर लेंथ और टाइप, ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्स हैं जो बेसिकली डेटा टाइप और साइज ऑफ वेक्टर्स जो हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के लिए ये रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। और ये रजिस्टर्स जो हैं वो कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स कहलाते हैं जी। कोई क्वेश्चन है अब तक आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, ये RV64V वेक्टर इंस्ट्रक्शन सेट का कुछ सब सेट है। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है, तो इसमें से कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं जो हम आगे एग्जांपल्स में भी यूज़ करेंगे। तो ये वेक्टर ऐड की इंस्ट्रक्शन है, V ऐड, ठीक है। ये आपके 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर 1, वेक्टर 2, और इन दोनों के एलिमेंट बाय एलिमेंट ये ऐड करेंगे और जो रिजल्ट होगा डेस्टिनेशन वेक्टर में आपका ये स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ये अरिथमेटिक रजिस्टर्स हैं और अगेन ये स्क्वायर रूट भी परफॉर्म कर रहा है, रिमाइंडर भी परफॉर्म कर रहा है, रिमाइंडर डिवीजन, ये सब जो हैं ये आपके वेक्टर इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल हैं। और ये जो मैंने आपसे पहले थोड़ी देर पहले ये एक्सटेंशंस डिस्कस किए, ये इंटेल में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस जो हैं और ये जो बाकी इंस्ट्रक्शन वेक्टर इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगी, बल्कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत सारे ऑपरेशंस जो हैं वो आपके सिंगल इंस्ट्रक्शंस की मदद से सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मे भी आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा, एल्गोरिथम्स में पढ़ा होगा, तो कई इंस्ट्रक्शंस होंगी जो सिंगल इंस्ट्रक्शन होंगी लेकिन बैक एंड पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होंगी, ठीक है। तो अब ये लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ठीक है। और ये भी एक्सओआर और एंड, ठीक है, ये ऑपरेशंस हैं। इसमें से ये जो लोड स्टोर की इंस्ट्रक्शंस हैं इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता चलो। ये वेक्टर लोड और स्टोर, अब ये वेक्टर की 3 टाइप्स हैं। इसमें से फर्स्ट टाइप को तो आप अभी देख लेंगे। ये
सेकंड और थर्ड टाइप्स जो हैं स्ट्राइडेड लोड, इंडेक्स लोड और गैदर लोड और स्कैटर स्टोर, इनको आप नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो लोड और स्टोर हैं बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा वेक्टर लोड हो रहा है इन वेक्टर रजिस्टर वी, और ये लोड कहाँ से हो रहा है, मेमोरी से, और उस मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो एक जनरल पर्पस रजिस्टर जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसमें स्टोर हुआ होगा। ठीक है जी, यानी आप सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस देंगे मेमोरी का, और फिर वहाँ से आप अपने वेक्टर में एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे। और इसी तरह स्टोर में क्या होगा, आपके वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक आपने मेमोरी में स्टोर करने होंगे, और उस मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो आप इस रजिस्टर में डालेंगे, और फिर यहाँ से जो है वो आप अपने वेक्टर को मेमोरी में स्टोर कर देंगे। ये स्ट्राइडेड लोड और इंडेक्स लोड, गैदर और स्कैटर जो है ये आप नेक्स्ट लेक्चर में इनको देखेंगे। ठीक है जी, और अगेन मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया था, ये जो प्रेडिकेट रजिस्टर्स हैं ये जहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं वहाँ पे यूज़ होते हैं, और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में बेसिकली आप कंपैरिजंस कर रहे होते हैं, इक्वलिटी चेक कर रहे होते हैं, नॉट इक्वल चेक कर रहे होते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो P है, P ये दीज आर बेसिकली प्रेडिकेट रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी प्रेडिकेट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। और इसी तरह अब ये जो पिछली स्लाइड में हमने VL रजिस्टर को देखा है, अगर आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है तो सेट VL जो बॉटम में कमांड है, सेट वेक्टर लेंथ, आप ये कमांड यूज़ करेंगे और अपने इस VL रजिस्टर को जो है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सेट VL एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर टू द स्मॉलर ऑफ MVL, ये बेसिकली MVL पहले ये ऑब्सोलीट हो गया हुआ है, अब ये VL मैक्स है। ठीक है जी, तो ये स्मॉलर ऑफ ये क्या नाम है, ये VL मैक्स और सोर्स रजिस्टर, इसमें से जो स्मॉलर होगा आपने जो भी डेटा लेंथ वेक्टर लेंथ सेट करनी है ये आप इस सेट VL कमांड से यूज़ सेट कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इसको सिंपल सा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसे अपने तौर पे भी देख सकते हैं, लेकिन अगेन आपका कोई क्वेश्चन है दरमियान में कहीं पे भी तो आप लोग मुझे इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके अलावा और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, और इंटेल में तो ये बहुत बड़ा सेट है। ठीक है, अभी ये जो है आप कह लें इंटेल, ये तो इसकी एक्सटेंशंस तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, ये आपकी वेक्टर एक्सटेंशंस हैं और ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, 1996 से भी पहले की डेवलप हो रही हैं, और ये स्टिल अभी तक इन पे काम हो रहा है। और ये एक्सटेंशंस हैं, बेसिकली एक बेस वर्जन है वेक्टर्स का, और उसके आगे ये एक्सटेंशंस हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग एक्सटेंशंस हैं, मशीन लर्निंग एक्सटेंशंस हैं। तो ये जो बेसिकली एक नया प्रोसेसर है, इसका भी वेक्टर एक्सटेंशंस जो हैं ये स्टिल डेवलप हो रही हैं। तो जो MS के स्टूडेंट्स हैं, अब पता नहीं आप में से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है अब्दुल्ला ही ऑनलाइन है, खतीजा मेरा ख्याल है अभी भी ईद के मज़े ले रही हैं, यस वो ऑनलाइन नहीं है। तो जो MS के स्टूडेंट्स हैं और जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये कर सकते थे, लेकिन चूँकि आप लोग ऑलरेडी अपने थीसिस पे काम कर रहे हैं, अपने फाइनल ईयर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो MS के स्टूडेंट्स हैं आप लोग रिस्क 5 के लिए जो रिस्क 5 के जो वेक्टर एक्सटेंशंस हैं उनके लिए ये एक्सटेंशंस डेवलप कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस, सिग्नल प्रोसेसिंग एक्सटेंशंस, ये SSE एक्सटेंशंस जो हैं इन पे काम कर सकते हैं, एडवांस वेक्टर एक्सटेंशन पे काम कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सटेंशन पे काम कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एक्सटेंशन पे काम कर सकते हैं। तो ये आपका फुल फ्लेज एक थीसिस हो सकता है जो MS के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है जी, जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल आप दोबारा इस पर कुछ काम कर सकेंगे, लेकिन अपने तौर पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने MS या PhD करनी है तो वहाँ पे आपको एक आइडिया आपके पास होना चाहिए कि आप लोग इस पर वर्क कर सकते हैं कि आप इस रिस्क 5 की एक्सटेंशंस पे काम करें। ठीक है, रिसेंटली मैंने एक MS के स्टूडेंट्स का फाइनल थीसिस, MS का थीसिस एवेल्यूएट किया था, और उसने मशीन लर्निंग एक्सटेंशंस पे काम किया था, और कुछ चंद एक एक्सटेंशन इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसने डेवलप की थी मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग की 5-6 इंस्ट्रक्शंस, जहाँ 4-5 इंस्ट्रक्शंस उसने डेवलप की थी,
और वो मशीन लर्निंग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही थी। अब मुझे नहीं पता आप लोगों में से कौन कौन मशीन लर्निंग का कोर्स अटेंड कर रहा है, या पता नहीं आप में से कौन कौन है, लेकिन अगेन मशीन लर्निंग के एक्सटेंशन पे लोगों ने काम कर रहे हैं। आपका फुल प्रोजेक्ट थीसिस हो सकता है एमएस का, ठीक है जी। तो ये जो RISC-V का जो वेक्टर एक्सटेंशंस हैं, वेक्टर इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको आप फर्दर एनहांस कर सकते हैं फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग, DSP, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉड फील्ड है एक्सप्लोर करने के लिए, और आप लोग इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली एमएस के स्टूडेंट जो इस वक्त सिर्फ बदकिस्मती से सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो ऑनलाइन है, और एक ही बेसिकली 3 स्टूडेंट्स ने कोर्स एनरोल किया हुआ है एमएस के, तो मैं इस पर अब आगे ज़्यादा नहीं कहता। तो मैं आगे वापस लेक्चर की तरफ आता हूँ। ये सब की सब जो इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एक छोटा सा एक सबसेट दिखाया हुआ है आपकी बुक में। इसके अलावा आप जब मैं आपसे शेयर करूँगा मैनुअल, तो आप देखेंगे उसमें और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो हर इंस्ट्रक्शन के भी 3 वर्जन्स हैं, और वो वर्जन्स जो हैं वो आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, .vv, .vs, .sv। .vv का मतलब ये है, यानी आप बेसिकली आप इसे ऐसे यूज़ करेंगे vadd.vv। उसका मतलब ये होगा कि जो आप एडिशन की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं उसमें दोनों ऑपरेंड्स जो हैं दोनों वेक्टर्स हैं। vs का मतलब ये होगा कि एक फर्स्ट ऑपरेंड वेक्टर है, सेकंड ऑपरेंड इज स्केलर, और sv का मतलब है कि फर्स्ट ऑपरेंड इज स्केलर, सेकंड ऑपरेंड इज वेक्टर, ठीक है जी। तो ये जो .vv और .vs और .sv है, ये अगर आप असेंबली में कोडिंग कर रहे हैं तो मे भी आपको वहाँ पे ये यूज़ करना पड़े, अदरवाइज ये कंपाइलर इसको ट्रीट कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली उसे पता लग जाता है। उसमें ऐसी फंक्शनैलिटी होती है कंपाइलर में। अगेन कई कोर्सेज होते हैं कंपाइलर के ऊपर, पूरा कंपाइलर डिज़ाइन के ऊपर पूरे एमएस के कोर्सेज होते हैं, हाई लेवल कोर्सेज होते हैं। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कंपाइलर्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे डेवलप होती हैं, ठीक है। तो जो कंपाइलर्स हैं उनमें ये फंक्शनैलिटी होती है कि उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ओके दोनों ऑपरेंड्स वेक्टर्स हैं या स्केलर्स हैं, या फिर एक वेक्टर है और एक स्केलर है, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो ये हर इंस्ट्रक्शन का जो है वो 3 वर्जन्स हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनमें से ये जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए इनमें से किसी एक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बेसिकली रिडंडेंट हो जाएंगी। एक अगर स्केलर है तो ऑटोमेटिक चाहे आप VS यूज़ करें या SV यूज़ करें, ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर लेवल पे हैंडल हो रहा है, ठीक है जी। और ये वेक्टर लोड स्टोर फ्रॉम मेमोरी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके जी, अब हम एक एग्जांपल करते हैं, और ये बेसिकली आप लोगों ने बेंचमार्क्स का आइडिया मैंने आपको दिया था चैप्टर 1 में। तो ये लिनपैक बेंचमार्क्स हैं जो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है। इनमें लीनियर अलजेब्रा रूटीन्स हैं इन बेंचमार्क्स में, और उसमें से एक बेंचमार्क है उसकी इनर लूप जो है उनको हम ये SAXPY और DAXPY कहते हैं। ये सिंगल प्रिसीजन A इंटू x प्लस वाई, A इंटू x प्लस वाई। अगर सिंगल प्रिसीजन है ये इंस्ट्रक्शन तो ये SAXPY है, और ये DAXPY अगर ये डबल प्रिसीजन इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। तो ये इस लिनपैक बेंचमार्क के इनर लूप के अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और हम इस ऑपरेशन को देखते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो इस ऑपरेशन को y इज इक्वल टू AX प्लस वाई, इसको हम पहले स्केलर जो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर हम उसको वेक्टर में इम्प्लीमेंट करते हैं, RV64V में इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है आप ऑलरेडी संग इम्प्लीमेंटेशन देख चुके हैं, ये बेसिकली RV64G जो आप लोगों को पहले पढ़ चुके हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, स्केलर माइक्रो प्रोसेसर की इम्प्लीमेंटेशन है। और अगेन यहाँ पे x और y दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो अब अगेन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये जो वेक्टर इंस्ट्रक्शन सेट है ये एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस टेक्स्ट बुक अंडर डेवलपमेंट था, और स्टिल अंडर डेवलपमेंट है। उसका फर्स्ट ड्राफ्ट वर्जन जो है वो रिसेंटली अवेलेबल है रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये जो लोड इंस्ट्रक्शन है, फ्लोटिंग पॉइंट लोड, आप इसे ऑलरेडी फेमिलियर हैं। आप F0 में एक स्केलर को लोड कर रहे हैं, और ये स्केलर जो है वो A में स्टोर है। अब यहाँ पे आप पूछें सर A क्या है,
तो ये वी मिफ सिमुलेटर है, उसके अंदर स्केलर को बेसिकली आप इस तरह डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने इससे पहले स्केलर को डिफाइन करना जैसे सीखा हुआ है, जैसे आप लोगों ने इंटीजर रजिस्टर्स और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स यूज़ किए हैं, आप उसमें स्केलर को या इमीडिएट वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल एक स्केलर है। ये वी मिफ सिमुलेटर की इंस्ट्रक्शन में आप बेसिकली स्केलर्स को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस ए के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि क्या डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे अब ये एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड इमीडिएट, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, x5 के अंदर इमीडिएट वैल्यू 256 को ऐड कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं x28 रजिस्टर में, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैश का सिंबल है ये भी वी मिफ सिमुलेटर में इमीडिएट वैल्यू को डिक्लेयर करने का मेथड है, जबकि आप इससे पहले ये हैश को सिर्फ कमेंट्स के लिए यूज़ करते थे, ठीक है जी। तो इसको आप इस यहाँ पे भी आप कंफ्यूज ना हो, ये आपके इमीडिएट वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है जी। तो अगेन ये जो x और y वेक्टर्स हैं इनमें 32 एलिमेंट्स हैं, और ये जो वेक्टर्स हैं आपके बेसिकली अरेज में हैं, और ये जो वेक्टर्स हैं इनका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो x5 और x6 के अंदर है। तो यहाँ पे आपने एक रजिस्टर में आपने एक वैल्यू डिक्लेयर किया है x5 प्लस 256। 256 आपने इसलिए किया है क्योंकि आपके 32 एलिमेंट्स हैं और हर एलिमेंट 8 बिट्स का है, तो 256 जो है वो ऑटोमेटिकली आपका मेमोरी एड्रेस बनेगा, लास्ट एड्रेस जो आपने लोड करना होगा, ठीक है। ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा ताकि आप लूप को टर्मिनेट कर सकें, ठीक है जी। तो अब आगे अब ये आपकी लूप डिक्लेयर हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने बेसिकली 2 वेक्टर एडिशंस करनी है, 1 बाय 1 एलिमेंट आपने ऐड करना है और आपने y के अंदर स्टोर करना है, तो आपको इसके लिए लूप चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया x5 में और उसे f1 में फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर में लोड कर दिया। उस f1 को आपने इस स्केलर f0 से मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली आपने क्या परफॉर्म किया है, ax, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने f2 में एक वैल्यू y को लोड किया है, y का फर्स्ट एलिमेंट लोड किया है, और फिर आपने इस f2 और f1 को एड अप कर दिया है। इट मींस आपने ax प्लस y का ऑपरेशन परफॉर्म किया है, और फिर उसके बाद आपने अपने एलिमेंट को इस x6 के y के एड्रेस में वापस स्टोर कर दिया, और इसके बाद आपने अपने x5 और x6 को इंक्रीमेंट किया ताकि आप नेक्स्ट आइट्रेशन में नेक्स्ट एलिमेंट्स को पिक कर सकें और उनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकें। और लास्ट में ये कंपैरिजन हो रहा है x5 और x28। तो x28 यहाँ पे है, जब आपका लास्ट एलिमेंट फेच होगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये ब्रांच जो है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपका स्केलर वर्जन है। इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, ये आप लोग ऑलरेडी इस तरह के कोड बहुत ज़्यादा देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो i इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, जिसमें x और y दोनों वेक्टर्स हैं, उसका ये स्केलर कोड है जिसमें आपको एक लूप यूज़ करनी पड़ रही है। और अगर आप गौर करें तो ये आपकी लूप के अंदर 8 इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके 32 एलिमेंट्स हैं, आपको 32 टाइम्स 8 टाइम्स ये लूप रन होगी, प्लस 2 इंस्ट्रक्शंस। तो ये 258 स्केलर इंस्ट्रक्शंस आप रन करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये एक वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको 258 स्केलर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं अगर हम इसको वेक्टर में परफॉर्म करें, वेक्टर RV64V में ये लूप DX PY DXY जो है वो हम इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 8 वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट करनी पड़ी हैं। अब मैं यहाँ पे आपको वेक्टर इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई है VSET-DCFG। ये इंस्ट्रक्शन जो है ये रैपिड कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन कहलाती है। ये आपकी ऑब्सोलीट हो गई हुई है। जो लेटेस्ट ड्राफ्ट वर्जन है उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली VSET-I VLI ये इंस्ट्रक्शन है, इससे आप वेक्टर लेंथ जो है वो सेट करते हैं। इसके अलावा भी कुछ रैपिड कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपसे मैनुअल शेयर करूंगा, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने
कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आप ये आइडिया है कि आप लोग बेसिकली इस कोड को रन करने के लिए, ये जो स्केलर है या ये इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली आपको 64 बिट्स के 4 वेक्टर्स चाहिए फॉर डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर रजिस्टर्स आपको रिक्वायर्ड है। आप लोगों ने ये बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए इनको रिजर्व किया है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं 4 × 64 is 256, तो these 256 are enough to accommodate 32 elements of x and y, ठीक है जी। तो अगेन ये वी सेट डी ऑब्सलीट होगी हुई है। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये रैपिड कॉन्फ़िगरेशन इंस्ट्रक्शन जो है ये न्यू ड्राफ्ट वर्जन में अवेलेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑब्सलीट होगी हुई है, ठीक है जी। लेकिन अगेन जस्ट आइडिया ये है कि यहाँ पे आप 4 डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स को जो रिजर्व कर रहे हैं। ओके जी, अब देखते हैं ये पहले की तरह आपने एक स्केलर को, ये अगेन ये वी मिप्स की कमांड है यूज़ हुई हुई है, इसीलिए यहाँ पे ये ए यूज़ हुआ हुआ है। अदरवाइज आप इसे जैसे आप पहले आपने स्केलर या इमीडिएट वैल्यू आप दे सकते हैं, या जैसे आपने पहले देखा है उस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं F0 के अंदर आपने स्केलर को स्टोर किया। अब वी वेक्टर लोड, अब ये स्टार्टिंग एड्रेस है VX5 में, यहाँ पे X5 है और हमने यहाँ पे 1 by 1 एलिमेंट्स पिक किए थे। यहाँ पे आप जिस स्टार्टिंग एड्रेस देंगे और वहाँ से 32 एलिमेंट्स आपके इस वेक्टर V0 के अंदर कॉपी हो जाएंगे, ठीक है, इस वेक्टर रजिस्टर V0 में अवेलेबल होंगे। अब आप इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे vmul.vs नहीं हमने यूज़ किया, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे लिख नहीं रहे, यहाँ पे हम सिर्फ हम ये इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, ठीक है। हम इनके आगे .vs और .vv हम ये नहीं लिख रहे। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर आप सेकंड वेक्टर को लोड कर रहे हैं फ्रॉम x6 और उसके बाद हम इन दोनों वेक्टर्स की एडिशन कर रहे हैं v1 एंड v2, दिस इज़ v2, दिस इज़ v1, और उसको स्टोर कर रहे हैं v3 में, और v3 में के बाद आप उस v3 को वापस मेमोरी में x6 में स्टोर कर रहे हैं। x6 इसका स्टार्टिंग एड्रेस है, और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपने अपने सब वेक्टर्स को डिसेबल कर दिया, ठीक है जी। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वेक्टर आर्किटेक्चर में सिर्फ 8 इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड है। एग्जीक्यूशन टाइम, वेक्टर एग्जीक्यूशन टाइम क्या है जी? एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, लेंथ ऑफ ऑपरेंड वेक्टर्स, ठीक है, आपके वेक्टर्स की लेंथ क्या है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स अमंग ऑपरेशंस। अगेन आप लोगों ने देखा था वेक्टर रजिस्टर फाइल से आपने राइट पोर्ट और रीड पोर्ट्स बहुत सारी अटैच की हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स जो हैं वो अकर हो सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है आपको ज़्यादा आपके पास पोर्ट्स ही अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो नंबर 3, अगर आपको स्ट्रक्चरल हैजर्ड फेस करना पड़ रहा है तो आपको क्या होगा, आप बेसिकली फिर आपको स्टॉल करना पड़ेगा, आपको किसी अवेलेबल पोर्ट का वेट करना पड़ेगा। और डेटा डिपेंडेंसीज इन पे हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो सिंगल वेक्टर इंस्ट्रक्शन जो है इससे एक पैरामीटर अटैच है जो वेक्टर एग्जीक्यूशन टाइम से रिलेटेड है। ये बेसिकली एक ओवरहेड है, इट इज़ नोन एज इनिशिएशन रेट, रेट एट विच वेक्टर फंक्शनल यूनिट कंज्यूम्स वेक्टर एलिमेंट्स एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट, ठीक है जी। तो ये आपका क्या कहते हैं वेक्टर फंक्शनल यूनिट जो है वो आपके वेक्टर एलिमेंट्स को किस रेट से कंज्यूम करें, वो इनिशिएशन रेट कहलाता है, ठीक है जी। तो जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वेक्टर लेंथ ओवर इनिशिएशन रेट। इस इनिशिएशन रेट को मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर RV64V फंक्शनल यूनिट कंज्यूम 1 एलिमेंट पर क्लॉक साइकिल, अगर आप हर क्लॉक साइकिल में एक एलिमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका इनिशिएशन रेट जो है वो 1 के इक्वल है। तो एग्जीक्यूशन टाइम आपका इक्वल होगा वेक्टर लेंथ के, ठीक है जी। यहाँ पे आप 1 को पुट कर दें तो एग्जीक्यूशन टाइम आपका वेक्टर लेंथ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 1 एलिमेंट पर क्लॉक साइकिल आप अपने एलिमेंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं ये बहुत लो है। जो मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उसमें जो वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स हैं ये मल्टीपल पैरेलल पाइपलाइंस को यूज़ करते हैं। इस वेक्टर आर्किटेक्चर में इनको लेन्स का भी नाम दिया जाता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप बेसिकली मल्टीपल पैरेलल पाइपलाइंस यूज़ करते हैं वेक्टर आर्किटेक्चर्स में, और मल्टीपल पैरेलल पाइपलाइंस यूज़ करने की वजह से आप 2 और मोर देन 2
एलिमेंट्स पर क्लॉक साइकिल जो हैं वो आप एलिमेंट्स कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपका जो है वो इनिशिएशन रेट जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है जी। तो ये इनिशिएशन रेट की ये बेसिकली एक ओवरहेड है, ये आपकी एग्जीक्यूशन टाइम में ओवरहेड है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर्स में लूप ओवरहेड को देखा था ना, तो ये एक इनिशिएशन रेट भी एक ओवरहेड है। हम जो है वेक्टर आर्किटेक्चर्स के लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको मेजर करने के लिए हम स्लाइड सी मॉडिफिकेशन करते हैं और हम कहते हैं जी एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है कॉन्वॉय। जो एक कॉन्वॉय है बेसिकली सेट ऑफ वेक्टर इंस्ट्रक्शंस दैट कुड पोटेंशियली एग्जीक्यूट टुगेदर। जो इंस्ट्रक्शंस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं वो एक कॉन्वॉय में होंगी, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं विदाउट स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। इस कॉन्वॉय बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये फर्स्ट 2 इंस्ट्रक्शंस एक कॉन्वॉय में आ सकती हैं, सेकंड 2 इंस्ट्रक्शन सेकंड कॉन्वॉय में, थर्ड इंस्ट्रक्शन ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है एक थर्ड कॉन्वॉय में आ सकती हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा या कॉन्वॉय कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्वॉय जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप अपने पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट कॉन्वॉयज़ में डिवाइड कर देते हैं और जो एक सिंगल कॉन्वॉय में जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस होंगी जो विदाउट स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ठीक है जी। अब जो एग्जीक्यूशन टाइम है, वेक्टर एग्जीक्यूशन टाइम है, इसको हम क्लॉक साइकिल्स में मेजर नहीं करते, हम इसको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ चाइम्स, ठीक है। ये चाइम जो है यूनिट ऑफ टाइम है टू एग्जीक्यूट वन कॉन्वॉय, ठीक है। और ये जो कॉन्वॉय है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कुड पोटेंशियली एग्जीक्यूट टुगेदर, ठीक है। तो अभी मैं इस चाइम की तरफ आता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा मोड देख लें। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी हैजर्ड्स प्लेस्ड इन सेम कॉन्वॉय वाया चेनिंग। ये जो आपने इंस्ट्रक्शंस प्लेस करनी है एक सिंगल कॉन्वॉय में जो एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं, उसमें जो रीड आफ्टर राइट हैजर्ड्स रीड आफ्टर राइट डिपेंडेंसी हैजर्ड्स वाली इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप एक ही कॉन्वॉय में डालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक इंस्ट्रक्शन है जो किसी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट है और आप उसे एक डिफरेंट कॉन्वॉय में डाल दें। जो रॉ डिपेंडेंसी हैजर्ड्स इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप एक सेम कॉन्वॉय में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। और वाया चेनिंग का क्या मतलब है जी? अलाउ अ वेक्टर ऑपरेशन टू स्टार्ट एज सून एज द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ इट्स वेक्टर सोर्स ऑपरेंड बिकम्स अवेलेबल। ये चेनिंग को मैं भी आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बेसिकली ये है कि जैसे ही आपका एक सिंगल वेक्टर का सिंगल एलिमेंट, एक वेक्टर है उसमें डिफरेंट मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, एक सिंगल एलिमेंट आपके वेक्टर फंक्शन यूनिट पे अवेलेबल होगा तो आप अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस चेनिंग को मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में और फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम चाइम को देख लें। तो इट इज़ यूनिट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट वन कॉन्वॉय। एक सिंगल कॉन्वॉय को एग्जीक्यूट करने का जो यूनिट है वो एक चाइम है। तो बेसिकली अगर एम कॉन्वॉयज़ हैं तो इट विल टेक एम चाइम्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है, ऑफ वेक्टर लेंथ एन। तो अगर आपकी वेक्टर लेंथ एन है तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स एम इंटू एन क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगे आपको एग्जीक्यूशन के क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड होंगे टू कंप्लीट योर एग्जीक्यूशन, ठीक है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम जितने कॉन्वॉयज़ हैं उतने ही यूनिट टाइम्स जो हैं आप लोग का एग्जीक्यूशन टाइम है, ठीक है। तो वेक्टर एग्जीक्यूशन टाइम आप कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये चेनिंग को हम थोड़ा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वी लोड वेक्टर 1 और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है और इस मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन में v1 डिपेंडेंट है लोड से, ठीक है। आप वेक्टर 1 में वैल्यूज़ लोड कर रहे हैं मेमोरी से। वेक्टर लोड स्टोर यूनिट की मदद से आप अपने वेक्टर 1 के अंदर वैल्यूज़ को लोड कर रहे हैं फ्रॉम मेमोरी और ये वेक्टर आपकी मल्टीप्लिकेशन यूनिट पे डिपेंडेंट है और यह इसका जो रिज़ल्ट है मल्टीप्लिकेशन का वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड में v3 में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो चेनिंग में बेसिकली आप ये होता है कि जैसे ही अब फॉर एग्जांपल वेक्टर 2 जो है उसका एक ऑपरेंड यहाँ पे अवेलेबल है और वेक्टर 1 का जैसे ही सिंगल एलिमेंट आपका यहाँ पे लोड हुआ और यहाँ पे अवेलेबल हुआ तो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी पैरेलल में।
आप मेमोरी से वेक्टर को फिल भी कर रहे होंगे और पैरेलल में जैसे ही ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं, इस v1 और v2 के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, या आपकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसका साथ साथ कंटिन्यूसली पैरेलल में ही उसके रिजल्ट्स जो हैं वो v3 में स्टोर हो रहे हैं, और जैसे यहाँ पे v3 का कोई सिंगल एलिमेंट भी अवेलेबल होगा तो v4 के एलिमेंट से वो एडिशन भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चेनिंग है। यहाँ पे जो बार्स लगी हुई हैं ये बेसिकली आपकी पाइपलाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है जो वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स हैं, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और जो अदर यूनिट्स हैं, ये वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स जो हैं ये फुली पाइपलाइन है। तो ये बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये पाइपलाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो यूनिट्स हैं ये फुली पाइपलाइन है, ठीक है जी। तो बेसिकली ये आपकी वेक्टर वर्जन है रजिस्टर बाय पासिंग का। आप लोगों ने थॉमस वुलो एल्गोरिथम में और हार्डवेयर बेस्ड स्पेकुलेशन में देखा था, आप रजिस्टर बाय पासिंग कर रहे हैं, तो ये वेक्टर वर्जन है रजिस्टर बाय पासिंग का, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। ओके जी, देखते हैं आप कॉन्वॉयज आप कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसमें ये कोई 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड की इंस्ट्रक्शन है और ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो लोड के रिजल्ट पे डिपेंडेंट है, तो आप इसको एक सिंगल कॉन्वॉय में डाल देंगे, ठीक है। और ये जो कॉन्वॉय है ये बेसिकली वाया चेनिंग, ये वी नोड जो है वाया चेनिंग कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह ये एक सिंगल कॉन्वॉय है, यहाँ पे v2 डिपेंडेंट है तो ये सेकंड कॉन्वॉय है, और यहाँ पे जो स्टोर की इंस्ट्रक्शन है ये इंडिपेंडेंट है इन सब इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आपका रिजल्ट v3 अवेलेबल होगा आप उसे x3 x6 में स्टार्टिंग एड्रेस से सॉरी मेमोरी में स्टोर कर देंगे, ठीक है जी। तो ये इसको आप थर्ड कॉन्वॉय में डालेंगे, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकती हैं टुगेदर, जो बेसिकली एक साथ एग्जीक्यूट हो सकती हैं। ये इंस्ट्रक्शन इकट्ठे एग्जीक्यूट हो सकती हैं और ये इंस्ट्रक्शन इकट्ठी एग्जीक्यूट हो, ये इंस्ट्रक्शन एक ही है, ये एग्जीक्यूट होगी। तो कॉन्वॉय जो है वो 1 बाय 1 नॉर्मली एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहले ये कॉन्वॉय एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कॉन्वॉय एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कॉन्वॉय एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 टाइम्स का एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। एग्जीक्यूशन टाइम फॉर वेक्टर प्रोसेसर्स आप उन्हें टाइम में कैलकुलेट करते हैं, तो 3 टाइम्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस कोड। इसमें 3 कन्वॉयज हैं तो 3 टाइम्स आर रिक्वायर्ड। इस कोड के अंदर 2 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं। जी क्वेश्चन है सर, ये 3 टाइम्स आपने किस तरह क्या है कि ये 3 टाइम्स इसके लिए होंगी? क्योंकि इस कोड के अंदर 3 टाइम्स हैं, 3 कॉन्वॉयज हैं, सॉरी 3 कॉन्वॉयज हैं। 1 कॉन्वॉय, सेकंड कॉन्वॉय एंड दिस इज थर्ड और लास्ट कॉन्वॉय। क्या मतलब लोड, मतलब आप लोड स्टोर वाली इंस्ट्रक्शंस को देके कह रहे हैं? नो, ऐसा नहीं है। टाइम इज द यूनिट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट 1 कॉन्वॉय। एक कॉन्वॉय को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है इट इज नोन एज टाइम। जी क्वेश्चन। सर आप कह रहे हैं ना वो टाइम है जो एग्जीक्यूशन टाइम है, तो ये किस तरह मतलब 3 आया? मुझे ये समझ नहीं आई। ये किस तरह 3 आया ये समझ नहीं आया। ये जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना 3 टाइम्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 3 टाइम्स किस तरह, मतलब ये जो ऊपर 5 इंस्ट्रक्शंस में से किस तरह। ओके 3 टाइम्स। ओके, बेसिकली हमारे पास ये कोड है, ठीक है, और हमने इस कोड को कॉन्वॉयज में डिवाइड किया है, ठीक है। ये जो कॉन्वॉयज हैं सेट ऑफ वेक्टर इंस्ट्रक्शंस दैट कुड पोटेंशियली एग्जीक्यूट टुगेदर विदाउट स्ट्रक्चरल हैजर्ड्स, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने वेक्टर कोड को, इस कोड को कॉन्वॉयज में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो कॉन्वॉयज में हमने एक बात की थी, रॉ डिपेंडेंसी हैजर्ड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेम कॉन्वॉय में प्लेस की जाएंगी। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे रॉ डिपेंडेंसी इंस्ट्रक्शंस हैं, रीड, यू हैव टू रीड दिस इंस्ट्रक्शन आफ्टर राइटिंग दिस वी नॉट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे यू हैव टू रीड v2 आफ्टर राइटिंग v2। तो ये दोनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं एक सिंगल कॉन्वॉय में प्लेस की जा सकती हैं। इसी तरह ये दोनों इंस्ट्रक्शंस जो हैं
V2, ये जो V लोड और V ऐड, ये दोनों इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सेकंड कॉन्वॉय में लोड की जा सकती हैं। ये इंस्ट्रक्शन थर्ड कॉन्वॉय में लोड की जा सकती है। तो हमने इस वेक्टर कोड से, इस कोड से, एक सिंपल से 5 इंस्ट्रक्शन के कोड से 3 कॉन्वॉयज बनाए हैं। अब हर कॉन्वॉय, जो कॉन्वॉय है उसमें हैजर्ड्स हम लगा इकट्ठे लिखेंगे, जो हैजर्ड जो आ रहे हैं ना, हैजर्ड डिपेंडेंसी इंस्ट्रक्शंस हैं या डिपेंडेंसी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप एक ही कॉन्वॉय में डालेंगे ताकि आप उसे हैंडल करें। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डिफरेंट कॉन्वॉयज बनाए हैं इस कोड के, और हर कॉन्वॉय जो है वो एक 1 चाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है। इस कोड के हमने 3 कॉन्वॉयज बनाए हैं, इस वजह से ये कोड 3 चाइम एग्जीक्यूशन टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है जी, अब क्लियर हो गया? थैंक यू, वेलकम। ओके जी, और इस कोड में 2 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो साइकिल्स पर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस जो रिक्वायर्ड हैं वो 3/2 हैं, विच इज़ 1.5। ठीक है जी, तो फॉर 32 एलिमेंट वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर्स जो हैं वो 32 एलिमेंट वेक्टर्स हैं, अबव सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड 32 × 3 96 क्लॉक साइकिल्स। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए 96 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, ये जो ओवरहेड ऑफ इशूइंग कॉन्वॉयज लेटेंसी स्मॉल। ओके, ये जो हम कॉन्वॉय, ये जो है बेसिकली हम चाइम को यूज़ कर रहे हैं ना, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो ये इशूइंग इंस्ट्रक्शन कॉन्वॉय इशू में जो लेटेंसी आती है ना वो बहुत स्मॉल होती है। ठीक है, ये बेसिकली एक ओवरहेड होता है, उसको ये हम चाइम्स में इग्नोर कर देते हैं। ये चाइम मॉडल के अंदर बेसिकली आप इस कॉन्वॉय इशू टाइम को भी इग्नोर करते हैं जो बेसिकली बहुत स्मॉल होता है, लेकिन एक टाइम और भी है जिसको आप इतनी आराम से इग्नोर नहीं कर सकते, वो है स्टार्टअप टाइम, और इसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ साइकिल्स कंज्यूम कर रहा होता है। तो इस टाइम में जो ओवरहेड है इसको आप इजीली इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये स्टार्टअप टाइम क्या है? स्टार्टअप टाइम ये है जी, लेटेंसी इन क्लॉक साइकिल्स ऑफ पाइपलाइन वेक्टर फंक्शनल यूनिट्स अंटिल पाइपलाइन इज फुल। ठीक है जी, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के यूनिट्स हैं और जितने भी यूनिट्स हैं ये दीज आर फुली पाइपलाइन। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे वेक्टर फंक्शन यूनिट्स दे आर बेसिकली फुली पाइपलाइन है। ठीक है जी, तो ये जो फुली पाइपलाइन फंक्शनल यूनिट्स हैं, इन पाइपलाइंस को फुल करने में इनिशियली, ये आप चैप्टर 3 में बहुत डिटेल में देख सकते हैं कि इनिशियली आपकी पाइपलाइन एम्प्टी होती है और वहाँ जैसी इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐड होती जाती हैं तो पाइपलाइन एक वक्त होता है कि वो फुल हो जाती है। ठीक है जी, तो लेटेंसी इन क्लॉक साइकिल्स ऑफ पाइपलाइन वेक्टर फंक्शन यूनिट्स अंटिल पाइपलाइन इज फुल। इन अदर वर्ड्स, पाइपलाइनिंग लेटेंसी ऑफ वेक्टर फंक्शन यूनिट्स जो है इट इज़ नॉन एज स्टार्टअप टाइम। जो पाइपलाइन को फुल करने में जो टाइम रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड है, इट इज़ नॉन एज स्टार्टअप टाइम। और जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स हैं, इनकी पाइपलाइन की डेप्थ जो होती है, जो पाइपलाइन डेप्थ आप चैप्टर 3 में स्टडी कर चुके हैं, पाइपलाइन डेप्थ जो होती है वो हाई होती है। इसीलिए ये जो स्टार्टअप टाइम है ये वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर पाइपलाइन की जो फुल करने में जो टाइम रिक्वायर्ड है ये हाई होता है और आप इसको इतना इजीली इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो वंस पाइपलाइन इज फुल रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड एवरी क्लॉक साइकिल। ये आप लोग पाइपलाइनिंग देख चुके हैं, जैसे आपकी पाइपलाइन फुल हो जाती है तो आप फिर पैरेलल में बहुत सारी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप, ये बेसिकली डेटा लेवल पैरेललिज्म में हम डिस्कस कर रहे हैं, डेटा लेवल पैरेललिज्म यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे हमने डेटा लेवल पैरेललिज्म में कुछ ये किया कि हमने हर फंक्शनल यूनिट को भी फुली पाइपलाइन बना दिया। ठीक है, तो जब आपकी पाइपलाइन फुल होगी है तो आपको हर क्लॉक साइकिल पे आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो पाइपलाइन डेप्थ फॉर वेक्टर फंक्शन यूनिट्स जो मैंने पाइपलाइन शो की हुई है, यहाँ पे जो पाइपलाइन की डेप्थ्स हैं, ये फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन जो है ये 6 क्लॉक साइकिल्स कंज्यूम कर रहा है, मल्टीप्लाई 7 क्लॉक साइकिल्स, डिवाइड 20 क्लॉक साइकिल्स, और लोड की जो इंस्ट्रक्शन है इट टेक्स 12 क्लॉक साइकिल्स। ठीक है जी, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट टाइम चाहिए, एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, तो इन टाइम्स के अंदर आप इन स्टार्टअप टाइम को इंक्लूड कर सकते हैं। और कॉन्वॉय इशू टाइम जो है बेसिकली 2 to 3 साइकिल्स कंज्यूम करता है रफली, तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन ये जो चाइम मॉडल है ये आप लोगों ने याद रखना है, अगर आपके वेक्टर लेंथ लार्ज है तो ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट एग्जीक्यूशन टाइम की टाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके वेक्टर लेंथ लार्ज होंगे तो ये
जो स्मॉल सा ओवरहेड है, ये ओवरहेड जो है वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। सारा जो बेसिकली टाइम कंजम्पशन होगी आपकी, वो आपकी वेक्टर्स में कंज्यूम हो रही होगी, ठीक है। तो अगर आपके वेक्टर स्मॉल हैं तो फिर ये जो स्टार्टअप टाइम है, ये इसका फैक्ट जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके वेक्टर्स लार्ज हैं, लार्ज लेंथ है उनकी वेक्टर्स की, तो तब आप जो है इनको स्टार्टअप टाइम को भी इग्नोर कर सकते हैं, इस ओवरहेड को भी इग्नोर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक तो ये आज का लेक्चर है। अपने इस वेक्टर आर्किटेक्चर में आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने कहा कि आपका 1 क्लॉक साइकिल जो है आपको रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि 1 एलिमेंट पर क्लॉक साइकिल, एक से ज़्यादा एलिमेंट पर क्लॉक साइकिल जो हैं वो आप उन्हें उन पे कंप्यूटेशंस कर सकें। इसी के लिए यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया था, जो मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स हैं उनमें आपका एक से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 रिजल्ट्स जो हैं पर क्लॉक साइकिल्स आपको रिसीव हो रहे हैं यूजिंग मल्टीपल पैरेलल पाइपलाइंस, ठीक है जी। तो अब पाइपलाइंस को भी आपने पैरेलल में इंसर्ट कर दिया टू गेट डेटा लेवल पैरेललिज्म, ठीक है जी। तो ये डेटा लेवल मल्टीपल पैरेलल पाइपलाइन यूज़ करते हुए आप ये ग्रेटर देन 1 जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। वेक्टर लेंथ्स आर नॉट सेम एज VL मैक्स वाइड वेक्टर्स। ओके, अब एक इशू और भी है, अगर आपके वेक्टर लेंथ्स जो हैं वो आपकी VL मैक्स, मैक्सिमम वेक्टर लेंथ है, उससे छोटी हैं, तो फिर आपको कैसे हैंडल करना है जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। और जो प्रेडिकेट रजिस्टर्स की मैंने आपको बात की थी, अगर आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, तो उसको आप वेक्टर में कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूवमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं। मेमोरी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन टू सपोर्ट वेक्टर प्रोसेसर्स, अब अगेन ये हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया था, और आज भी मैंने आपको बताया है कि मेमोरी बैंडविड्थ जो है वो स्मॉल है, जबकि CPU जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो फास्ट हो चुके हैं, तो इनमें एक गैप आ चुका है। तो फिर आप मेमोरी को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे टू सपोर्ट वेक्टर प्रोसेसर्स, ठीक है। इसके अलावा एक दो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं वेक्टर रजिस्टर्स के अंदर, जो आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी देखे होंगे। मल्टीपल डायमेंशनल मैट्रिसेस जो हैं उनको आपने कैसे हैंडल करना है और कैसे मेमोरी में प्लेस करना है, ये हम मेमोरी में कैसे प्लेस करना है ये हम चैप्टर 2 में उसको देख चुके हैं, लेकिन वेक्टर्स के अंदर हम उसको कैसे रिट्रीव करेंगे फ्रॉम मेमोरी, ये इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप ये ना हो कि आपका जो वेक्टर फंक्शनल यूनिट है, यहाँ पे ये जो वेक्टर लोड स्टोर यूनिट है, या मेमोरी में एलिमेंट्स को सर्च ही करता रहे टू गेट एलिमेंट टू प्लेस एलिमेंट्स इन वेक्टर 1। ये यहाँ पे लेटेंसी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो एलिमेंट्स को मेमोरी में सर्च ही करता रहेगा तो ये यहाँ पे आपकी जो इनिशिएशन रेट जो है आप उसे कह सकते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे गए हैं, ओके। इसी तरह एक इशू और भी है, स्पार्स मैट्रिसेस के बारे में आप जानते हैं, लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपका एक बहुत लार्ज डायमेंशनल हाई डायमेंशनल लार्ज मैट्रिक्स है बट इट इज़ स्पार्स, तो उसके 0 एलिमेंट्स को तो लोड करने का फ़ायदा नहीं है। तो उनको हम कैसे हैंडल करते हैं ताकि आपके पास इम्प्रूवमेंट्स हो इन स्पीड, आप इसको कैसे हैंडल करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप वेक्टर कंप्यूटर को प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, ऑप्टिमाइजेशंस हैं जो वेक्टर आर्किटेक्चर्स के अंदर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का यहीं तक है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं आज के लेक्चर में। जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।